हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक्स के विषय में। बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के स्पेशल टॉपिक के विषय में, जो कि रिलेटेड है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वेटलैंड से। यानी इन चारों में क्या आपस में डिफरेंस होता है और इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन टॉपिक्स को लेकर कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है और इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हमको सभी चीज़ें एक ही तरह लगती हैं, यानी एक ही तरह लगती हैं और ये पार्ट भी होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जैव संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं, यानी कि कंजर्वेशन की कुछ विधियाँ हैं जिनको हम देख लेते हैं। उसी के अंतर्गत आते हैं ये सभी पार्ट जो हमने अभी आपको बताया, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जैव संरक्षण की दो विधियाँ होती हैं। जैव संरक्षण की दो विधियाँ होती हैं, एक होती है स्थानीय विधि और दूसरी होती है गैर स्थानिक। तो ये दो विधियाँ होती हैं जैव संरक्षण की। जो स्थानीय विधि होती है इसमें क्या होता है, तो स्थानीय विधि में क्या होता है कि किसी जीव का संरक्षण उसके आवास स्थल में ही किया जाता है। यानी जो जीव जिस जगह है उसी जगह उसका संरक्षण करना ही स्थानीय विधि के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत आते हैं ये सभी, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और नेशनल पार्क हो गए, और उसके साथ वेटलैंड्स। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं स्थानीय जैव संरक्षण के अंतर्गत। यानी इनमें क्या होता है, इन चारों में किसी जीव का संरक्षण उसके आवास स्थल में ही किया जाता है। और गैर स्थानिक में कौन कौन से आते हैं, तो गैर स्थानिक में आते हैं हमारे जू, यानी कि चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक हो गए। तो ये सभी जो हैं ये सभी आते हैं गैर स्थानिक विधियों के अंतर्गत। तो जो गैर स्थानिक विधियाँ हैं ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और जो इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं वो हैं सभी स्थानीय विधियाँ, यानी हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में और वेटलैंड्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे, यानी कि इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, तो बायोस्फीयर की हिंदी होती है जैवमंडल, और रिजर्व होता है यानी कि संरक्षित क्षेत्र। तो अब क्वेश्चन आता है कि जैवमंडल क्या होता है। तो जैवमंडल यानी हमारी पृथ्वी में मुख्य तीन मंडल होते हैं। कौन कौन से, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो ये हमारी पृथ्वी में तीन मुख्य मंडल होते हैं। तो इनका जो कॉमन एरिया होता है, यानी जो इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, वही कहलाता है क्या, जैवमंडल। इन्हीं तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र ही कहलाता है क्या, जैवमंडल कहलाता है। और इसको एक फिगर के माध्यम से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, वायुमंडल, और ये हो गया जलमंडल, और ये हो गया क्या, स्थलमंडल। तो इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है, तो इन तीनों का कॉमन एरिया है ये वाला। तो यही जो कॉमन एरिया है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे जैवमंडल। अब आप समझे होंगे कि बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, यानी कि जैवमंडल किसे कहा जाता है। और ये जो जैवमंडल है ये लार्ज यूनिट ऑफ इकोलॉजी है, यानी पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जैवमंडल है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के अंतर्गत आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व के ही अंडर आते हैं, यानी कि यही है लार्ज यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब एक लाइन में इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो वह निश्चित क्षेत्र जहाँ जैवमंडल के घटक के संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना स्टार्ट किया था 1971 में। और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में
यानी कि हमारे भारत में इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ये डेटा बदलता रहता है, यानी समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं, यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है वो बढ़ती रहती है। तो इस समय भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है, और इसमें फर्स्ट याद रखना है। बाकी के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे जब हम इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है नीलगिरी। नीलगिरी को सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था भारत में। अब देखते हैं जैवमंडल के भाग, यानी जैवमंडल के कितने भाग होते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, यानी इस प्रकार से उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो इनर पार्ट होता है इसका, इसे कहते हैं कोर जोन, यानी ये होता है कोर जोन, जो इनर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, यानी कि नोबडी अलाउड इन दिस एरिया, क्योंकि ये बायोस्फीयर का कोर जोन होता है। उसके बाद आता है बफर जोन। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये होता है क्या, ये है बफर जोन, और यहाँ पर थोड़ी छूट मिलती है, यानी कि जो रिसर्च वर्क है वो यहाँ पर किया जा सकता है। रिसर्च वर्क के साथ जो कंजर्वेशन का वर्क है वो यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर टूरिज्म भी अलाउड होता है। तो याद रखना है आपको किस वाले एरिया में, बफर जोन वाले एरिया में। यानी आप कोई भी बायो रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व आप अगर घूमने जाते हैं तो आप सिर्फ बफर जोन तक एरिया में ही जा सकते हैं, कोर जोन वाले एरिया में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर नोबडी अलाउड, यानी कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता है। अब आता है इसका तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, यानी कि ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NGO वर्क होते हैं और पब्लिक भी यहाँ पर अलाउड होती है। तो ये सबसे आउटर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर पार्ट कौन सा, ट्रांजिशन जोन। तो ये 3 पार्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, ये भी आपको याद रखनी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बफर जोन क्या होता है। तो बफर जोन सेकंड पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। अब आगे टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये दोनों ही बायोस्फीयर रिजर्व के ही पार्ट होते हैं, यानी उसी के अंडर ही आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों में क्या किया जाता है, दोनों में ही जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो इनको बनाने की शुरुआत कब से हुई, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को बनाने की शुरुआत कब से हुई, तो एक वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये तय किया गया कि इन जीवों को, यानी वन्य जीवों को संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जानी चाहिए और नेशनल पार्क भी बनाए जाने चाहिए। तो इसी एक्ट के दौरान फिर इनको बनाने की शुरुआत हुई, यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की शुरुआत हुई। तो 1972 से ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो नेशनल पार्क हैं, उनको डिक्लेयर किया जा रहा है। इनकी संख्या बढ़ती जाती है समय समय पर। तो अप्रॉक्स अगर बात करें इंडिया में, तो अप्रॉक्स 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया में। ऐसा अप्रॉक्स इनकी संख्या बदलती रहती है, क्योंकि समय समय पर नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नए नेशनल पार्क घोषित किए जाते रहते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये अपग्रेड की जा सकती है नेशनल पार्क में। तो आप समझ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा, यानी कि माइनर डिफरेंस होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ के जो नियम होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नेशनल पार्क एरिया। और यहाँ जीव भी और वनस्पति दोनों का ही संरक्षण किया जाता है, यानी अगर कोई लुप्त होने वाली वनस्पति है या कोई इम्पोर्टेंट जीव है उनका संरक्षण किया ही जाता है। और नेशनल पार्क होता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में छोटा होता है, लेकिन यहाँ के जो नियम होते हैं वो टफ होते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क वाला एरिया होता है ये मोस्टली सेंसिटिव जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती है। तो समय समय पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाता है, लेकिन किसी भी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। तो यही डिफरेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। इसके साथ ही साथ जैसे कुछ जीव हैं, यानी काफ़ी लुप्त प्रिय या काफ़ी
मात्रा में शिकार जिन जीवों का किया जाता है तो उनके लिए फिर अलग से रिजर्व बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। तो इनके संरक्षण के लिए अलग से रिजर्व भी बनाए जाते हैं जो इसी के अंडर आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सन 1971 से टाइगर रिजर्व घोषित किए जा रहे हैं, क्योंकि टाइगर का संरक्षण करना, वैसे जो शिकारी लोग हैं इनका शिकार कर लेते थे और फिर इनकी खाल आदि की तस्करी होती थी। इसीलिए टाइगर के संरक्षण के लिए सरकार ने 1971 से टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की। यानी ये मोस्टली टाइगर के लिए ही बनाए जाते हैं और उनको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि जो 70% टाइगर, यानी विश्व के 70% टाइगर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं और इनकी विशेष जो प्रजातियां हैं वो भी भारत में पाई जाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरवन वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इन टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ही टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई 1971 में। और इसमें फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ है, जो है उत्तराखंड में। तो इसे सबसे पहले टाइगर रिजर्व बनाया गया था और यहाँ पर टाइगर्स का जो संरक्षण है वो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अधिक मात्रा में जो टाइगर हैं वो पाए जाते हैं। और इसी के साथ फिर टाइगर रिजर्व के साथ ही यानी कि एलिफेंट रिजर्व बनाने की भी घोषणा की गई, क्योंकि एलिफेंट का भी काफ़ी मात्रा में शिकार किया जाता है इनके दांत के लिए, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार का एक जो दांत होता है, हाथी दांत, वो काफ़ी महंगा बिकता है। इसीलिए इन दांतों का अवैध व्यापार होता था। इसीलिए सरकार ने जो हाथियों के संरक्षण के लिए भी एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की 1992 में। यानी 1992 से इनका भी संरक्षण किया जा रहा है और बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे जो केरल के जो पेरियार अभ्यारण्य है, यानी जो पेरियार सेंचुरी है, उसमें भी हाथियों का ही संरक्षण किया जाता है। और केरल में बहुत अधिक मात्रा में जो हाथी हैं वो पाए जाते हैं उस वाले एरिया में, इसीलिए वहाँ पर कई सारे एलिफेंट रिजर्व हैं वो घोषित किए गए हैं वहाँ पर केरल वाले एरिया में। तो ये होता है टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। अब हम देखते हैं आगे बर्ड सेंचुरी। तो कुछ आपने पढ़ी होगी केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, तो वही होती है बर्ड सेंचुरी। और अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पोंग बर्ड सेंचुरी, यानी पोंग लेक बर्ड सेंचुरी। तो इनमें क्या होता है, तो पक्षियों, ये बर्ड्स के संरक्षण के लिए होते हैं, यानी पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं पक्षी अभ्यारण्य, यानी वो पक्षियों को ही डेडिकेटेड ये सेंचुरी बनाई जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में, यानी नवंबर से मार्च के महीने में, यानी सर्दियों के महीने में जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, साइबेरिया से चलकर भारत आते हैं और यहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो गुजारते हैं और यहीं पर विचरण करते हैं। क्योंकि साइबेरिया में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, -40-50 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ आ जाते हैं। तो उनका शिकार ना हो और उनको बचाया जा सके, इसीलिए सरकार ने कई जगह बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर की हैं, जैसे पोंग लेक बर्ड सेंचुरी, और राजस्थान में है भरतपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो बहुत सारे जो बर्ड सेंचुरी हैं वो भी हमारे देश में, जिनमें मुख्यतः कौन सी हैं, पोंग लेक बर्ड सेंचुरी और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बर्ड सेंचुरी, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक बचता है हमारा, जो कि है वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड्स क्या होती हैं, यानी कि आर्द्र भूमि क्या होती है। तो ये देखिए फिगर, ये है वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि। और ये कैसे क्षेत्र होते हैं, तो दीज आर मार्सी एरियाज। ये कैसे एरियाज होते हैं, मार्सी एरियाज, यानी कि दलदली क्षेत्र होते हैं। और किस क्षेत्र को वेटलैंड्स घोषित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। तो केवल दलदली क्षेत्र होने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम से कम 8 महीने से पानी भरा हो, 8 महीने से पानी भरा हो। और इतने से भी काम नहीं हो कि आप कहीं पर दलदली क्षेत्र भी है, 8 महीने से पानी भरा है, तो वहाँ पर हमने उसको आर्द्र भूमि घोषित कर दी, वेटलैंड्स घोषित कर दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें एक और शर्त है कि वहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी हो, हाई बायोडाइवर्सिटी हो, यानी कि
काफ़ी मात्रा में जो जैव विविधता है वो होनी चाहिए वहाँ पर, तभी उसको एक वेटलैंड्स घोषित किया जाएगा, एक आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाएगा। और अब देख लेते हैं इनके एडवांटेज के बारे में, यानी कि क्या लाभ होते हैं वेटलैंड्स होने से, आर्द्र भूमि होने से, और क्यों इनका संरक्षण जरूरी है हमारे लिए। तो जो वेटलैंड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है किडनी ऑफ अर्थ। इन्हें क्या कहा जाता है, किडनी ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है किडनी ऑफ अर्थ, तो किडनी का वर्क क्या होता है, वाटर को फिल्टर करना, यानी किडनी हमारी बॉडी में वाटर को फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो वेटलैंड्स होती हैं, वो कार्बन अमाउंट को फिल्टर करती हैं फ्लोइंग वाटर से। तो ये क्या करती हैं, ये कार्बन अमाउंट को फिल्टर करती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है किडनी ऑफ अर्थ। और इसमें और कई सारे फ़ायदे हैं वेटलैंड्स के, आर्द्र भूमियों, क्योंकि इनसे सिंचाई की भी पूर्ति की जाती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तभी इसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है, वेटलैंड्स का दर्जा दिया जाता है। तो ये हो गई वेटलैंड्स, आप देख भी सकते हैं फिगर के माध्यम से। अब इनको जब बात आती है संरक्षण के लिए, तो इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया है उसको डिस्कस करते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है रामसर। ये कहाँ का शहर है, ईरान का शहर है रामसर। तो वहीं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर सिटी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इन आर्द्र भूमियों को यानी वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात कही गई, यानी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स वहाँ पर डिस्कस किया गया कि इन वेटलैंड्स का, इन आर्द्र भूमियों का किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाए और नई नई वेटलैंड्स ढूंढी जाए, यानी नोटिस न्यू वेटलैंड्स। तो वहाँ पर इसलिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसीलिए जो 2 फरवरी होता है, तो हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो 1971 में सम्मेलन हुआ, और 1975 में इसे लागू किया गया है कि हमको इनका कंजर्वेशन करना है, इन वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना है, जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाएगा, उनका हमको संरक्षण करना है और नई नई वेटलैंड्स खोजते रहना है। तो 1975 में इसे लागू किया गया ऑल वर्ल्ड में। फिर इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें शामिल हुआ 1981 को, और वर्तमान समय में भारत में 42 वेटलैंड्स घोषित हैं, यानी वेटलैंड्स नहीं, रामसर साइट्स घोषित हैं। तो 42 रामसर साइट्स हैं कहाँ पर, इंडिया में 42 रामसर साइट्स घोषित हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपको याद रखनी है, फर्स्ट रामसर साइट्स कौन थी, तो उड़ीसा की चिल्का लेक, जो कि हाई सैलाइन वाटर लेक है, वो फर्स्ट रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था भारत में चिल्का लेक को। और भारत में इस समय कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया में इस समय, और ये डाटा बदलता रहता है क्योंकि समय समय पर नई नई जो रामसर साइट्स हैं वो बनाई जाती रहती, यानी कि नई नई रामसर साइट्स घोषित की जाती रहती हैं। तो ये था हमारा ऑल ओवर टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, उसके साथ ही साथ हमने टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और वेटलैंड्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।